हाय फ्रेंड्स, कजाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया है, सिविल वॉर। वहाँ का सबसे बड़ा शहर है अलमाती। वहाँ देखते ही देखते एकाएक आंदोलन शुरू हो गया, आगजनी होने लगी, कत्लेआम होने लगा, कोहराम सा मच गया, हालत बेकाबू हो गया। आप इससे अंदाज लगाइए कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने वहाँ तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा, बेहिसाब लोग मारे गए। तब भी हालत में सुधार नहीं हुआ तो रूस से 20,000 सैनिक बुलाए गए हैं। यहाँ दो बड़ा सवाल उठता है। पहला तो ये कि ये सिर्फ जन आंदोलन है या फिर कोई साजिश है सत्ता पलटने की। अगर ये साजिश या षड्यंत्र है तो कर कौन रहा है या करवा कौन रहा है, इसका सूत्रधार कौन है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर ये बदलाव है, कजाकिस्तान में बदलाव हो रहा है, तो फिर अच्छी बात है। ये बदलाव खराबी से अच्छाई की ओर होती है या फिर ये विनाश है। अगर विनाश है तो अच्छाई से खराबी की ओर होती है। क्या ये बदलाव के मुहान पर खड़ा है कजाकिस्तान या फिर विनाश के कगार पर? इसका विश्लेषण तो हम करेंगे ही, दोनों प्रश्नों का, दोनों सवालों का। साथ में ये भी बात करेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है भारत पर, पूरी दुनिया पर, सेंट्रल एशिया में या पूरे यूरोप में या पूरे एशिया में। इस पर बात हम करेंगे। लेकिन इस संबंध में थोड़ी सी बात मैं कर लूँ कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ तक क्षेत्रफल का सवाल है। पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश इससे बड़े हैं। दिस इज द 9th कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। इसका जो एरिया है, टेरिटरी है, करीब करीब 28 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत से, इंडिया से सिर्फ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर कम है। लोग सिर्फ वहाँ पर 2 करोड़ हैं, जबकि भारत में 130 करोड़ हैं। आप अंदाज कीजिए डेंसिटी का क्या हालत होगा। वहाँ पर 1 किलोमीटर में सिर्फ 6 लोग रहते हैं। ये डेंसिटी वहाँ की है। तो बेहिसाब ज़मीन है उसके पास, और 7,600 किलोमीटर लंबा सरहद है रूस के साथ। 1800 लंबी सीमा है चाइना के साथ। रूस ऊपर में है और चाइना नीचे है। सेंट्रल एशिया का यह मुल्क है। आप इससे अंदाज कीजिए कि पूरे वेस्टर्न यूरोप के जितने देश हैं, सबको मिलाकर जितना उनका क्षेत्रफल है, अकेले कजाकिस्तान का है। ये देखिए इसमें। अब रही बात कि वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो नेचुरल रिसोर्सेस का क्या सिचुएशन है। आप इससे अंदाज कीजिए कि यूरेनियम रेयर नेचुरल रिसोर्सेस होता है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूरी दुनिया का अकेला है कजाकिस्तान। पूरी दुनिया में 40% जो एक्सपोर्ट हो रहा है यूरेनियम का, अकेला कजाकिस्तान कर रहा है। ऑयल भी बेहिसाब ऑयल वहाँ पर है, तेल है। 1.6 मिलियन बैरल रोज वहाँ होता है पेट्रोल। इसके बावजूद वहाँ गैस बहुत है, कोल है, कोयला, मिनरल्स हैं। तो ये प्रकृति बड़ी मेहरबान है, उस पर सब कुछ दिया है। न सिर्फ ज़मीन, दौलत भी बेहिसाब दिया है उसको। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। अब इन सारी बातों के आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति क्या है उसकी और इकोनॉमिक स्थिति क्या है। जहाँ तक राजनीतिक स्थिति है, ये कड़वा सच है कि ये आज़ाद हुआ है सोवियत रूस से। ये 1991 को जब 15 देश उससे आज़ाद हुए, एक सोवियत रूस 15 टुकड़ों में टूट गया। उसमें से एक टुकड़ा है कजाकिस्तान। सभी देश अलग हो गए और अंत में हुआ जाकर के कजाकिस्तान सोवियत रूस से बाहर। न सिर्फ सोवियत रूस से बाहर होकर आज़ाद हुआ, बल्कि साम्यवाद, कम्युनिज्म से भी आज़ाद हुआ। तो कम्युनिज्म अगर वहाँ समाप्त हो गया है तो क्या डेमोक्रेसी वहाँ पर आई है? जनतंत्र है वहाँ पर?
ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी बात हम करेंगे, इसका भी विश्लेषण बाद में करेंगे। और जो वहाँ पर 1991 में जो सत्ता पर बैठे वो वही लोग थे जो कभी कम्युनिस्ट हुआ करते थे और वहाँ शासन करते थे। उनका नाम है नूर सुल्तान। तो नूर सुल्तान साहब 1991 से लेकर के 2019 तक अकेले वो प्रेसिडेंट बने रहे। जनतंत्र वहाँ विकसित नहीं हो पाया है, मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। जब लोगों में सुगबुगाहट शुरू हुई, उन्होंने अपने एक शागिर्द को राष्ट्रपति बना दिया और दूसरे को सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी का चीफ बना दिया, चेयरमैन बना दिया। तो जो दुनिया का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो कहता है वहाँ जनतंत्र है ही नहीं, ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। सिंपल भाषा में कहिए तो तानाशाही है वहाँ पर, डिक्टेटरशिप है वहाँ पर। पूरी सत्ता एक आदमी के हाथ में आ गई है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, वह दौलत, बेशुमार दौलत है उस देश को। तो दौलत होना एक बात है, दौलत की उत्पत्ति करना एक बात है, लेकिन उस दौलत में पूरे मुल्क के लोगों को हिस्सेदार बनाना बिल्कुल अलग बात है। कजाकिस्तान बड़ा ही अमीर देश है, जहाँ पर बहुत अधिक गरीबी भी है। सारी दौलत ये जो नूर सुल्तान साहब हैं, इनके परिवार के पास है, या फिर उनके जो करीब 150 दोस्त लोग हैं, अपने लोग हैं, उनके हाथ में बटा हुआ है। तो 70% दौलत सिर्फ 150 लोगों के हाथ में है, 150 फैमिली के हाथ में है, बाकी लोग खाली हाथ हैं। ये वहाँ की सच्चाई है। आप अंदाज कीजिए इनकी ये कितने तानाशाह हैं। उन्होंने वहाँ की राजधानी का नाम अपने नाम पर रख दिया है। कजाकिस्तान की जो राजधानी है, कैपिटल है, उसका नाम है नूर सुल्तान, इनका ही नाम है। 1991 में सत्ता छोड़ने के पहले, जब इन्होंने अपने शागिर्द को प्रेसिडेंट बनाया, उसके पहले ये काम करके आए हो। यही सच्चाई है आज के कजाकिस्तान की। अब हम, जैसा मैंने कहा, और बातों का विश्लेषण करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि ये जो गृह युद्ध हुआ है उसका कारण क्या है। पहली बात तो ये कि गैस का दाम इतना अधिक बढ़ गया कि जन आंदोलन शुरू हो गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जो नूर सुल्तान साहब हैं, लंबे समय तक वहाँ शासन किया है, उनके विरोध में जो वहाँ नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने आंदोलन किया है ताकि वहाँ पर सचमुच का जनतंत्र आ सके, डेमोक्रेसी आ सके। और तीसरा कारण एक और हो सकता है, वो जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, जो कट्टरवादी हैं, चाहे वो कजाकिस्तान के हों या बाहर के हों, सब ने मिल करके ये साजिश की है ताकि सत्ता से इन्हें हटाया जाए और इस्लामिक स्टेट कजाकिस्तान को बनाया जाए। ये तीसरा थियरी है, तीसरी बात है। और चौथी बात वो है, ये जो नूर सुल्तान साहब हैं, ये लंबे समय तक राष्ट्रपति बने हैं, ये खुद भी वहाँ पर षड्यंत्रकारी हों, साजिश कर रहे हों, सूत्रधार खुद ये हों। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जिनको राष्ट्रपति बनाया, टोकायेव साहब को, जो अभी राष्ट्रपति हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सोचा था कि इसको हम बाद में हटा देंगे, खुद बन जाएंगे, तब तक हम रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। लेकिन जब उनको कहा कि 2 साल हो गया, अब आप हट जाइए, तो हटने से वो मना कर दिए। कहा कि आप 30 साल तक यहाँ प्रेसिडेंट थे, मैं भी 30 साल रहूँगा। तो उनको सत्ता से अलग करने के लिए कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को पैसा दे करके उन्होंने खूनी क्रांति वहाँ पर कराई है, गृह युद्ध कराया है, ऐसा भी कहा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है, जब आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश से सिक्योरिटी कवर जो था उसको हटा दिया गया। दूसरी बात, पूरी रात लूटपाट करने वालों को पूरी छूट दे दी और लूटता रहा। कोई कहीं पुलिस दिखाई नहीं देता था, कहीं कोई सैनिक नहीं थे। और तीसरी बात कि जब इमरजेंसी लागू किया, डिक्लेयर किया वहाँ के राष्ट्रपति साहब ने, टोकायेव साहब ने, तो उस इमरजेंसी को लागू ही नहीं होने दिया ताकि पूरे कत्लेआम होता रहे, कोहरम मचता रहे।
और अंत में राष्ट्रपति साहब ने सख्ती की कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी के हेड थे, जो नूर सुल्तान साहब के आदमी थे, उनको अरेस्ट किया और राजद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ चलाया। कहा यह भी जाता है ये नूर सुल्तान साहब कहीं छिपे हुए हैं, अपने परिवार के साथ, बेटियों के साथ, भांजों के साथ छिपे हुए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि देश से बाहर चले गए हों, जैसे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट पूरी दौलत हाथ में ले करके, और अफगानिस्तान में जब तालिबान आया उसके पहले वहाँ से गुजर गए, बाहर चले गए। शायद वही वहाँ भी हुआ हो। जो भी हो, तो ये सत्ता पलटने की साजिश भी हो सकती है, सिर्फ जन आंदोलन नहीं हो सकता है। ये बात साफ हो जाएगी थोड़े दिनों में, अभी तक बहुत बातें सामने नहीं आ पाई हैं। और चौथी बात ये हो सकती है कि अमेरिका भी साजिश कर रहा हो। कोई प्रमाण नहीं है उसका, लेकिन कर रहा हो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। जहाँ जहाँ रसिया का प्रभाव है वहाँ उसको कमज़ोर करना। यूक्रेन में शुरू किया, बेलारूस में शुरू किया, अब हो सकता है कजाकिस्तान में शुरू कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ, क्या फिर से कोल्ड वार होगा रूस और अमेरिका के बीच? ये कहना बड़ा मुश्किल है। इन सारी बातों के बाद देखना होगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। ये इम्प्लीकेशन पहले रसिया पर देखिए क्या होता है। रसिया की नज़र है कि कजाकिस्तान में जो सत्ता है वही बनी रहे, क्योंकि वहाँ उनका प्रभाव बना हुआ है। अगर ये सत्ता बदलती है, कहीं यहाँ पर इस्लामिक स्टेट हो जाता है या कोई नेशनलिस्ट फोर्स आते हैं, हो सकता है वो सीमा क्रॉस करके रूस की तरफ चला जाए और उसका प्रभाव वहाँ भी फैल जाए। तो रूस चाहेगा अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए जो सत्ता है वही बना रहे, और 20,000 फौज वापस लाने की जल्दी वो नहीं है, वो वहाँ पर बना रखेंगे। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना का सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशिया प्लानिंग है, वो थोड़ा अंधेरे में पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया है सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान में भी। दूसरी बात, बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट उसी होके जा रहा है। और तीसरी बात, 5 नेशंस रेलवे का प्रोजेक्ट भी उसी होके जाना है। और सबसे बड़ी बात कि सिंगजियांग जो स्टेट है चाइना का, जो बहुत डिस्टर्ब है, मुस्लिम मेजोरिटी का स्टेट, उसका सरहद और कजाकिस्तान का सरहद मिलता है। इन सारे कारणों से चाइना परेशान है। चाइना परेशान रसिया से भी है, नाराज है कि बिना इसको बताए वहाँ पर सैनिक उतार दिया। अब चाइना का जो वहाँ पर इंटरेस्ट है, हित है, वो रूस के रहमो करम पर निर्भर करता है। और भारत के लिए वही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसलिए हो गया, पूरा सेंट्रल एशिया और कजाकिस्तान विशेषकर, जब से अफगानिस्तान में परेशानी बढ़ी है। भारत वहाँ रह करके निगरानी कर सकता था अपने हित का अफगानिस्तान में, जो डमाडोल हो रहा है। और दूसरी बात, यूरेनियम भारत कभी कभी खरीदता रहता है, वहाँ से लाता रहता है, इंपोर्ट करता है। अब दूसरा बाजार ढूंढ रहा है भारत। और तीसरी बात, सेंट्रल एशिया के जितने भी 5 देश हैं, उनके जो 5 राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो अभी 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे होने वाला है, उसमें वो आने वाले थे गेस्ट के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में। अब कहना मुश्किल है कि 4 तो आ सकते हैं। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट टोकायेव साहब आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये भी बड़ा मुश्किल है। और इम्प्लीकेशन यूएसए पर भी हो सकता है, उसकी नज़र चाइना पर है, अफगानिस्तान पर भी है और रसिया पर भी है कि क्या वहाँ हो रहा है। और उससे सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन हो सकता है वो पूरे सेंट्रल एशिया पर, यहाँ उसी तरह की राजशाही एक तरह का चल रहा है, डिक्टेटरशिप चल रहा है। अगर यहाँ कहीं माहौल में बदलाव हुआ, हो सकता है कि ये आवाज़ जो है, विरोध का जो स्वर है, वो सेंट्रल एशिया के और मुल्कों में भी शुरू हो जाए, स्वर, विरोध के स्वर शुरू हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अंत में मैं एनालिसिस करूँगा, इसका विश्लेषण करूँगा, जैसा मैंने पहले कहा था। पहली बात तो ये जनतंत्र का विनाश नहीं है। अगर जनतंत्र है ही नहीं, अगर ये ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, अगर ये तानाशाही है, उन सारे तानाशाह जो दुनिया के हैं,
जो जनतंत्र के मुखौटे में पूरी सत्ता अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है, लेसन है। वो सचेत हो जाएं, सत्ता को आम लोगों में जाने दें, दौलत में आम लोगों को हिस्सेदार बनावें। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, ये बदलाव हो या विनाश हो, इसकी सच्चाई की पुष्टि अभी नहीं हो सकती है। अभी तो ट्रांजिशन है, चल ही रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि विनाश ना होगा, बदलाव ही होगा, अच्छाई ही होगी। और तीसरी बात, ये जो स्ट्रैटेजी है पूरी दुनिया की, जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक, एशिया पूरी दुनिया का हब बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। पहले तो वो एशिया पैसिफिक था, फिर अफगानिस्तान हुआ और आज कजाकिस्तान हुआ। इसको दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य एशिया का, पूरी दुनिया की नज़र एशिया पर ही है। और चौथी बात कि रसिया ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा मजबूत मुल्क अगर कोई दुनिया में है वो अमेरिका है, इस पर विवाद नहीं है। कि उसके बाद जो नंबर 2 है वह रसिया ही है, चाइना बिल्कुल नहीं है। चाहे यूक्रेन में वो अड़ गया हो नेटो के खिलाफ, चाहे बेलारूस में अड़ा हो, चाहे क्रीमिया अपने हाथ में ले लिया हो, या फिर अफगानिस्तान में 20,000 फौज भेज दिया हो, अब बिना चाइना से कंसल्ट किए। तो ये साबित हो गया कि चाइना नाउ इज़ द बैक बेंचर, नाउ ऑन द फ्रंट, नॉट ऑन द फ्रंट रादर। रही बात भारत की, इंडिया का जो कल्चरल रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है कजाकिस्तान या पूरे उस क्षेत्र में, वो अद्भुत है, बहुत मजबूत है। चाहे बदलाव हो या ना हो, भारत के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता है। भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ बहुत गहरी है। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान भी वहाँ गहराई से नज़र लगाए हुए हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, वो भी देखना चाहता है। वो तो नहीं चाहेगा कि वहाँ पर कभी भी जनतंत्र सफल हो, वो चाहेगा कि जिहादी वहाँ पर आगे बढ़ें। देखना है कि होता क्या है। जो भी हो, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ अच्छाई की जीत होगी, और उन्हीं अच्छाई की जीत के साथ पूरे माहौल में बदलाव होगा, जहाँ शांति होगी, जहाँ सुरक्षा होगी, जहाँ विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। Thank you very much to each and every one of you for having patient listening.